हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हमने फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है उस सेकंड चैप्टर में दो पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम फिजिक्स के जो सेकंड चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और थर्ड पार्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है गाउस का नियम। कौन सा नियम है? गाउस का नियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस नियम के आधार पर ही हमारा आगे का जो टॉपिक आएंगे सेकंड चैप्टर में वो इसी नियम के आधार पर सॉल्व होंगे। तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। गाउस का नियम होता क्या है देख लीजिए। गाउस का नियम, गाउस का नियम क्या है मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली समझा देता हूं एक बार। जैसे ये कोई भी विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें कोई भी पृष्ठ रखा हुआ है और पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। और इसमें बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं इसका 1+q आवेश है, 1+2q आवेश है, 1+3q आवेश है, ठीक है। माइनस में भी हो सकते हैं यहाँ पे आवेश। तो इस पृष्ठ से संबद्ध जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, वो कितना होगा? पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना है? 3q, 2q, 5q और 6q। तो कुल आवेश आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा क्यू से हम दर्शाएंगे। पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू, या तो हम लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू, या फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा क्यू अपॉन ε0। यही गाउस का नियम। या फिर हम लिख सकते हैं, हमने इससे पहले पढ़ा था, चूंकि फाई ई बराबर क्या होता है? इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 व 2 से क्या हो जाएगा? फाई ई या ई डी एस वेक्टर, डायरेक्ट में लिखता हूं इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या डी एस वेक्टर। ए भी लिख सकते हो और एस भी लिख सकते हो, मैंने बताया था। बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा क्यू अपॉन ε0। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये इस रूप में भी लिख सकते हैं हम गाउस के नियम को, इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो गाउस के नियम का क्या हो गया? सूत्र हो गया। अब यदि ये सूत्र आपको पता है तो आप आसानी से गाउस के नियम की डेफिनेशन दे सकते हो। तो गाउस के नियम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फाई ई क्या है? पृष्ठ से परिबद्ध या पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, उसका मान किसके बराबर होता है? पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी विद्युत क्षेत्र में रखे, ये विद्युत क्षेत्र है, डेफिनेशन सुन लीजिए। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ से संबद्ध, ये कोई भी बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ कोई सी भी आकृति का हो सकता है, ठीक है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। यही कौन सा नियम है? गाउस का नियम है, ठीक है। अर्थात गाउस के नियमानुसार फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा क्यू अपॉन ε0। समीकरण एक गाउस के नियम को दर्शाता। फिर हमने पढ़ा था फाई ई बराबर हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अतः हम ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन ε0। ये भी किसको दर्शाता है? गाउस के नियम को। तो गाउस के नियम को इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों में से हम किसी भी रूप में हम गाउस के नियम को लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा गाउस का नियम हो गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में आता है गाउस के नियम की उत्पत्ति। गाउस के नियम को हम कैसे व्युत्पन्न करते हैं? गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है।
इसको हम व्युत्पत्ति भी लिख सकते हैं, उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बंद पृष्ठ कोई से भी आकार का हो सकता है, ठीक है। ये मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया, कोई से भी आकार का हम बंद पृष्ठ ले सकते हैं। इस बंद पृष्ठ में कोई भी बिंदु ले लिया मैंने, ये ओ, ठीक है, जिस पर कोई आवेश है Q। कितना आवेश है? Q। और इस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस विद्युत क्षेत्र का मान है E वेक्टर। कितना मान है? E वेक्टर। और इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु मैंने ले लिया P, ठीक है, ये है दूरी r। अब इस बिंदु P से संबद्ध मैंने एक अल्पांश ले लिया, ये कोई अल्पांश, ठीक है, ये क्या है? अल्पांश है। जिसका क्षेत्रफल मैं मान लेता हूं dA वेक्टर या ds वेक्टर भी आप मान सकते हो। ds या dA मैंने बताया था आपको, मान लीजिए मैं dA मान लेता हूं, dA वेक्टर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, E वेक्टर की इधर की ओर ही होगी पृष्ठ से। अब देखिए, ये मैंने कोई भी बंद पृष्ठ मान लिया है, बंद पृष्ठ के बिंदु ऊपर प्लस Q आवेश है, और इससे संबद्ध जो विद्युत क्षेत्र होता है वो E वेक्टर है, जिसकी दिशा बाहर की ओर है। और बिंदु P से संबद्ध मैंने एक क्षेत्रफल ले लिया, उस क्षेत्रफल का मान कितना है? अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, अब बिंदु O से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं? अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र में ये कोई अल्पांश मैंने माना है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? dA। तो अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? अतः अल्पांश, सबसे पहले तो थ्योरी लिख लेंगे हम। चित्रानुसार कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, उस बंद पृष्ठ में स्थित बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है, तथा इस बंद पृष्ठ के कहां पर? सतह पर कोई बिंदु P है जिसकी आवेश से दूरी कितनी है? R। बिंदु P से संबद्ध क्षेत्रफल हमने क्या ले लिया? dA, अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर, तथा आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या है? E वेक्टर। अंडरस्टैंड? अतः अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स किससे दर्शाते हैं? d फाई ई से। d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, या d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? E dA cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है यहां तक। अब देखो E क्या है? विद्युत क्षेत्र। मैं लिख देता हूं यहां E का मान, यहां विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या आ जाएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर, या K की जगह मैं मान लिख सकता हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये आ जाएगा। K की जगह Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, R स्क्वायर और है ना, तो मैं K ऐसे लिख देता हूं, K की जगह तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, KQ अपॉन R स्क्वायर है ना, इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब 2 से E का मान हम रख देंगे किसमें? 1 में। इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट,
तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर ई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, या डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 तक आ गया हमारे पास। अब यहां पे डी ए कॉस थीटा अपॉन जो आर स्क्वायर होता है उसका मान होता है, क्या होता है, डी थीटा। यहां मैं इसको मिटा देता हूं, इधर लिख देता हूं ऊपर। यहां डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर होता है डी थीटा। क्षेत्रफल अल्पांश डी ए द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया कोण, बिंदु ओ पर बना ठोस कोण, बना कौन सा कोण है, ठोस कोण। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं। अभी हमने पढ़ा था ना चित्र, देखो एक बार समझा देता हूं, चित्र दोबारा बना देता हूं। जैसे ये कोई छोटा सा बना दिया मैंने, ये कोई बंद पृष्ठ ले लिया, या आवेश क्यू ले लिया, ये कोई बिंदु P है जिससे संबद्ध ये अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, डी ए वेक्टर, ये प्लस क्यू आवेश हो गया O पर, ठीक है, और इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या है, ई वेक्टर, बिंदु P है ये, P बिंदु, समझना। अब ये जो क्षेत्रफल है ना अल्पांश क्षेत्रफल, इसके द्वारा बिंदुओं पर जो घनकोण बनता है ये घनकोण डी थीटा है। ये डी थीटा का मान डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह डी थीटा है, ये घनकोण है अल्पांश के द्वारा बिंदुओं पर जो कोण बन रहा है, ठीक है। तो हमने डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, डी थीटा यहां पे। अतः समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है यहां तक। अब देखिए ये जो समीकरण 4 आया है वो किसके कारण आया है, इस अल्पांश, जो बंद पृष्ठ लिया था ना हमने पूरा, इस पूरे बंद पृष्ठ में एक अल्पांश लिया था हमने, ये डी ए वेक्टर जिसका क्षेत्रफल है अल्पांश का, तो इस अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है ये डी फाई ई। अब यदि हम पूरे पृष्ठ का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसका समाकलन। अतः बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रल एस डी फाई ई, इक्वेशन नंबर 5। अब 4 से मान किस में रख देंगे, 5 में, इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 5, तो क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रल एस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी थीटा। इसका मान हमने यहां लिख दिया, इधर से इरेंज कर देता हूं मैं।
अब देखिए क्यू अपॉन 4πε0 कौन सी राशि है, नियत राशि, बाहर आ जाएगी। तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटीग्रल एस डी थीटा। ठीक है, अब यहां पे इंटीग्रल एस डी थीटा है, उसका मान होता है 4π के बराबर। किसके बराबर होता है, 4π के बराबर। यहां इंटीग्रल एस डी थीटा बराबर होता है 4π। ठीक है, ये बिंदु है ना, बिंदु, इसके चार और बनने वाला कोण, ये तो अल्पांश के कारण बना है, पूरे बंद पृष्ठ के कारण इसके चार और कितना कोण बनेगा, 4π बनेगा कि नहीं। बिंदुओं के चार और बनने वाला कोण, तो ये इंटीग्रल एस डी थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4π। ठीक है तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 4π। अब 4π से 4π कट जाएगा, क्या बचेगा इधर, 4π से 4π कट गया, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन ε0। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है, 6। और यही कौन सा नियम था, गाउस का नियम। इससे पहले हमने गाउस का नियम पढ़ा था। क्या था गाउस का नियम, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना। यही आया था ना गाउस का नियम। पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश कितना है, यहाँ पे सिग्मा क्यू, सॉरी प्लस क्यू है तो क्यू ही आ गया, तो क्यू अपॉन ε0 आ गया। और यही हमारा गाउस का नियम था। ठीक है, तो ये हमारे गाउस के नियम की क्या हो गई, व्युत्पत्ति। ठीक है, ये गाउस के नियम की उत्पत्ति होगी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आपको शॉर्ट में। सबसे पहले हम ये चित्र बना देंगे। चित्र में क्या किया हमने, एक पृष्ठ के अंदर बिंदु ओ पर एक आवेश ले लिया क्यू। ठीक है, और पृष्ठ की जो सतह होती है उस सतह पर कोई बिंदु पी ले लिया। उस पी से संबद्ध एक अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया हमने डी ए वेक्टर, और आवेश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या मान लिया हमने, ई वेक्टर। ठीक है, और कुछ ही नहीं किया हमने। अतः इस अल्पांश से संबंधित फ्लक्स निकाल लेंगे पहले। डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा, या ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ई का मान हम निकाल लेंगे, हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वो रख देंगे हम डी फाई ई में, तो मान रखने के बाद में डी फाई ई निकाल लेंगे हम, और डी फाई ई निकालने के बाद में डी फाई ई तो इससे संबद्ध आ गया, पूरे पृष्ठ से निकाल लेंगे तो डी फाई ई का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, उसको सॉल्व कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये जो अभी हमने गाउस का नियम पढ़ा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, उसमें आता है नंबर 1। पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या, पहला तथ्य है कि ये जो नियम है गाउस का नियम, वो प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए। जितने भी बंद पृष्ठ है उन सभी बंद पृष्ठों के लिए ये नियम क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, इसके बाद में बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, दूसरा जो है, दूसरा तथ्य है, कोई भी बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ से
संबद्ध या निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान होता है पृष्ठ के आकार एवं आकृति दोनों पर निर्भर नहीं करता है। यदि कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ की आकृति ऐसी है, ठीक है, कैसी भी हो सकती है, तो जो पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स होगा उसका मान, संबद्ध कहो या निर्गत कहो, उसका मान इसकी आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है। और आकृति और आकार का मतलब क्या समझते हैं? आकृति का मतलब होता है शेप और आकार का मतलब होता है छोटा या बड़ा, ठीक है। तो आकृति छोटी हो या बड़ी हो, उससे फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या आकृति कैसी भी हो, शेप कैसी भी हो आकृति की, उससे भी फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था कौन सा तथ्य? दूसरा तथ्य। इसके बाद आते हैं हम तीसरे तथ्य पे। देखो तीसरा तथ्य क्या है? जो गाउस का नियम है, हमने गाउस के नियम में पढ़ा था फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही था ना हमारा गाउस का नियम, सॉरी सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे जो सिग्मा क्यू क्या है? सिग्मा क्यू क्या है? पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। तो यहां तीसरा तथ्य क्या हो जाएगा कि गाउस के नियम में सिग्मा क्यू का मान उस पृष्ठ में स्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो जितने भी, जैसे ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ में जितने भी आवेश, 1 प्लस क्यू है, 1 प्लस 2 क्यू है, 1 माइनस 3 क्यू है, 1 माइनस 4 क्यू है, 1 प्लस 5 क्यू है, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं किसी पृष्ठ में। तो यहाँ पे जो सिग्मा क्यू का मान होगा इन सभी आवेशों के कौन से योग के बराबर होगा? बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कौन से योग के? बीजगणितीय योग। ठीक है, कितने तथ्य हो गए हमारे पास? 3। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे तथ्य की। देखिए चौथा तथ्य क्या है? गाउस का नियम जो होता है वो निर्वात एवं माध्यम दोनों में लागू होता है। गाउस का नियम निर्वात में भी लागू होगा और माध्यम में भी लागू होगा। निर्वात भी हो सकता है, निर्वात तथा माध्यम दोनों के लिए क्या होता है? लागू होता है। कितने हो गए? 4। अब हम बात करते हैं पांचवी की। जो गाउस का नियम होता है केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम का। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब जो दूरी का वर्ग होना चाहिए उस, जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले कूलाम का नियम पढ़ा था, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दूरी के व्युत्क्रम का वर्ग हो रहा है कि नहीं? तो जो गाउस का नियम है वो भी उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। क्या करते हैं? पालन। वैसे मैं जितने भी तथ्य हैं उनकी आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, समझ लीजिए एक बार, मैं समझा रहा हूं। इसके बाद में हम बात करते हैं छठे तथ्य की। छठा तथ्य क्या होता है? तो गाउस का नियम जो हमने पढ़ा उसमें जो फ्लक्स का मान होता है आवेशों की मात्रा, प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। फाई ई का मान किस किस पर निर्भर करता है? आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है, उनकी मात्रा पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर। पृष्ठ से परिबद्ध जो फ्लक्स या संबद्ध फ्लक्स का मान है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है, आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं 7वें की। यदि किसी सममित वस्तु, सममित वस्तु का मतलब होता है जिसके पृष्ठ समान आकृति की हो, ठीक है। यदि किसी सममित वस्तु है और उसमें कितने फलक हैं? n। सममित वस्तु में कितने फलक हैं? n। और कोई भी आवेश है इसके केंद्र पर स्थित है। सममित वस्तु को जैसे चौक का डिब्बा होता है, आपने देखा होगा चौक का डिब्बा जैसे घन के आकार का होता है, ऐसे वस्तु को हम सममित वस्तु कहते हैं। अब ऐसी सममित वस्तु में हमने कितने फलक मान लिए? n। और इसके केंद्र में हमने एक आवेश मान लिया q। केंद्र में कितना आवेश मान लिया हमने? q। और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 6 फलक है ना इसमें, हमने n फलक मान लिए,
तो प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई फ्लक्स, प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई अपॉन एन, फाई ई कुल, मतलब कुल जो विद्युत फ्लक्स है उसमें एन का भाग दे देंगे तो प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, इससे संबद्ध कुल फ्लक्स कितना है उसमें एन का भाग दे देंगे तो प्रत्येक फ्लक्स, 6 फ्लक्स होते हैं ना, 1 2 3 4, जैसे ये चौक का डिब्बा है मेरे पास। ठीक है, एक फ्लक्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, लेकिन सम्मित नहीं है क्योंकि ये छोटा है। जो दूसरा चौक का डिब्बा आता है ना, चौकोर वाला वर्ग सा, उसकी बात हो रही है। तो वहां पे प्रत्येक फ्लक्स क्या होता है, सम्मित या समरूप होता है। ठीक है, तो यदि कोई भी आवेश होता है ऐसी सममित आकृति के केंद्र पर स्थित हो और हमसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो कुल फ्लक्स है उसमें उसकी भुजाओं का भाग दे देंगे। ठीक है, तो उसमें कितने हैं फलक, एन फलक है तो एन का भाग दे देंगे, जितने भी है उनका भाग दे देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट तत्व की। मान लीजिए यदि कोई आवेश किसी घन के केंद्र में स्थित है, कहां स्थित है, घन के केंद्र में स्थित है, और आपसे पूछ लिया जाए कि उसकी सतह से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। घन के केंद्र में स्थित है, वही बात होगी जैसे इसमें 6 फलक है ना, घन होता है, घन में 6 फलक होते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बटे 6, कुल फ्लक्स का कितना गुना हो जाएगा, 1/6 गुना। और फाई ई क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, फाई ई प्रत्येक सतह, सतह से फ्लक्स, फाई ई का मान क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आपसे कहा जाए कि कोई भी है आवेश, वो घन के कहां रखा हुआ है, केंद्र में रखा हुआ है। यहां पे तो हमने सममित आकृति की बात की, सममित आकृति में कितने भी फलक हो सकते हैं, 10 हो तो 10, 8 हो तो 8, 20 हो तो 20। ठीक है, अभी हम घन की बात कर रहे हैं स्पेशली, और आपसे कह दिया जाए कि कोई भी आवेश घन के कहां रखा हुआ है, केंद्र पर, तो घन की प्रत्येक सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। जो कुल फ्लक्स है उसमें किसका भाग दे देंगे, 6 का, तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाए कि यदि आवेश घन के किसी कोर के मध्य बिंदु पर स्थित है, घन की किसी कोर के मध्य बिंदु पर स्थित है, ये घन है, इसकी कोर का मतलब होता है भुजा, जैसे एक फलक ये हो गया, एक ये हो गया, 4-6 फलक होते हैं, तो घन की किसी कोर के एक बिंदु पर ही है, मध्य बिंदु मान लिया मैंने, ये कोर है, इसके मध्य बिंदु पर स्थित है। ठीक है, तो इस स्थिति में आपसे पूछ लिया जाए कि घन से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, तो घन से निर्गत फ्लक्स हो जाएगा क्या, अब देखो ये घन के किसी एक कोर के मध्य बिंदु पर, तो एक तो फलक ये और एक फलक ये, इन 2 फलकों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0, केवल 4 फलकों से होकर ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ये समांतर हो जाएंगे एक ही दिशा में, तो केवल बाकी के बचे हुए 4 फलक में से होकर निकलेगा, तो इससे संबद्ध फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। या तो कुल में किसका भाग दे देंगे, फाई ई, कुल में 4 का भाग दे दीजिए, या आप लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कब रखा हो, जब आवेश घन की किसी कोर के मध्य बिंदु पर स्थित हो, घन की किसी कोर का मतलब भुजा के मध्य बिंदु पर स्थित हो, तो घन से निकलने वाला फ्लक्स फाई की बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। एक और आपसे पूछ लिया जाए, यदि आवेश घन के किसी कोने पर स्थित हो, घन में कितने कोने होते हैं, 8, कोई से भी कोने पर स्थित हो, मान लीजिए, ठीक है, 4 नीचे 4 ऊपर, कोई से भी कोने पर स्थित हो, तो क्या हो जाएगा, घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स 4 की जगह कितना आ जाएगा, 8, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमारे आगे काम में आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अंडरस्टैंड? एक बार दोबारा थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जो गाउस का नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, पहला तथ्य। दूसरा, ये किसी भी आकृति और आकार
कोई से भी बंद पृष्ठ है उसकी आकृति और आकार, आकृति, आकृति और आकार मैंने बताया क्या क्या होता है। आकृति का मतलब तो शेप होती है और आकार का मतलब छोटा या बड़ा। तो फ्लक्स का मान है वो आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? ये आवेश की मात्रा पर, नीचे बता रखा है मैंने। और नेक्स्ट तीसरा, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो फ्लक्स का मान है वो फ्लक्स के मान में जो फ्लक्स है वहां जो सिग्मा क्यू होता है, जो कुल आवेश होता है, वो पृष्ठ से परिबद्ध सभी आवेशों का क्या होता है? बीजगणितीय योग। गाउस के नियम में जो सिग्मा क्यू होता है वो क्या होता है? पृष्ठ से परिबद्ध सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। ये जो नियम है निर्वात तथा माध्यम दोनों के लिए लागू होता है। और ये कौन से क्षेत्रों के लिए लागू होता है? वो क्षेत्र जो दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। नेक्स्ट, इस नियम में जो फ्लक्स का मान है वो किस किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है और माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, इन चीजों पर ये निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट आपको बताया, मान लीजिए कोई भी आकृति है वो सममित आकार की है जिसमें कितने फ्लक्स है? n। तो उससे संबंधित कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा? उसकी प्रत्येक सतह से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा? कुल फ्लक्स में n का भाग दे देंगे। मान लीजिए घन हो तो घन से निर्गत कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा? घन की प्रत्येक सतह से, घन में 6 सतह होती है तो कुल में 6 का भाग दे देंगे, यह आ जाएगा। आपसे कहा जाए कि कोई भी घन है, घन की भुजा के मध्य बिंदु पर कोई भी आवेश रखा हुआ है तो उससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 2 से होके नहीं निकलेगा। यदि घन के किसी कोने पर हो तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 कोने होते हैं उसमें। ठीक है, ये हमारा गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। इसके बाद बात होती है आपकी, वो भी अच्छा टॉपिक है, गाउस के नियम से रिलेटेड ही है, कूलाम के नियम से। कौन से नियम से? कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्याख्या या उत्पत्ति। कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। गाउस के नियम की उत्पत्ति। देखो, हमने इससे पहले गाउस का नियम पढ़ा था कि नहीं? सॉरी, कूलाम का नियम। देखो, जो कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति है उसको हम निम्न चित्र की सहायता से समझते हैं या उत्पन्न करते हैं। मैंने कोई प्लस क्यू आवेश ले लिया, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश स्थित है मान लीजिए ओ बिंदु, और इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है पी, जिस पर मुझे किसका मान ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं ओपी बराबर स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या कर लेता हूं? कल्पना। बिंदु P से संबद्ध मैंने क्षेत्रफल अल्पांश मान लिया dA वेक्टर, और इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या है? E वेक्टर। देखो, ये क्षेत्रफल अल्पांश है, इसकी दिशा भी इधर ही होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? इधर ही, दोनों एक ही दिशा में होंगी। ये E वेक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए, इस अल्पांश से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा? ये गाउसीय पृष्ठ हो गया। ठीक है, ओपी बराबर स्मॉल आर त्रिज्या की कौन से पृष्ठ की कल्पना कर दी? गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ में प्लस क्यू आवेश स्थित है, अतः गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या
फाई ई बराबर EDA cos थीटा। यहां थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा EDA cos 0, सॉरी cos 0 का मान क्या होता है 1, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा EDA। ठीक है, ये तो आ गया हमारे अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। अब हमको पूरे अल्पांश से आया ना, अल्पांश से संबद्ध, गांव से प्रश्न नहीं, अल्पांश से संबद्ध विद्युत। अल्पांश के लिए हम किससे दर्शाएंगे डी फाई ई। ठीक है, ये डी फाई ई है, तो डी फाई ई बराबर ये आ गया समीकरण नंबर 2। अतः संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या कर देंगे इसका समाकलन। अतः संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रल डी फाई ई। क्वेश्चन नंबर 3, ये गाउसीय पृष्ठ है ही। ठीक है, इसमें मान रख दो तो क्या आ जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रल एस डी फाई की जगह ई डी ए। ठीक है, ई नियत राशि है, बाहर आ जाएगी, इधर कर देता हूं। तो फाई ई बराबर ई इंटीग्रल डी ए। अब देखो ये तो डी ए तो अल्पांश का है, इंटीग्रल का मतलब पूरे गाउसीय पृष्ठ का, और ये पूरे गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के क्षेत्रफल के बराबर हो गया, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मैं लिख देता हूं यहां इंटीग्रल एस डी ए बराबर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। है तो क्या हो जाएगा, चित्र को मिटा देता हूं मैं। फाई ई बराबर ये आपके आ गया समीकरण 4 दे देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब यहां इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से ई बराबर क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। है तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा ई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो ये कूलाम के नियम से गाउस का नियम आ गया। अंडरस्टैंड, अच्छा टॉपिक है, वो गाउस का नियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केवल क्या करना है हमको, हमने एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, उससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी ले लिया। ठीक है, और बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ई वेक्टर, और बिंदु पी से संबद्ध अल्पांश क्षेत्रफल हमने मान लिया डी ए वेक्टर, और ओपी बराबर स्मॉल आर त्रिज्या की किसकी कल्पना कर ली गाउसीय पृष्ठ की। ठीक है, तो अल्पांश जो डी ए वेक्टर है उससे संबंधित क्या निकालेंगे हम फ्लक्स निकाल लेंगे। पहले डी फाई ई हमने निकाला, ये आ गया
डी फाई ई का मान आ गया हमारे पास ई डी ए, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर होता है, डॉट उठाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा का मान क्या था यहाँ पे 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो ये आ गया। संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निकालेंगे तो समाकलन कर दिया, समाकलन करने के बाद में ये आ गया। अब देखो इंटीग्रल एस डी ए, ये तो अल्पांश का क्षेत्रफल था ना डी ए, अब पूरे गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरा गाउसियन पृष्ठ गोले को दर्शाता है, गोले का 4πr² होता है, तो इसकी जगह 4πr² लिख दिया। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी थी कूलाम के नियम से, KQ/r², के की जगह ये लिख दिया हमने इंटू Q/r², ये मान रख दिया, तो जो कट गया वो काट दिया, तो ये बच गया। यही किसका नियम था, गाउस का नियम। ठीक है, तो ये गाउस का नियम आपके हो गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का। ठीक है, यदि ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो समझिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे इसी से रिलेटेड है, जो बड़े क्वेश्चन आएंगे आगे 3 4 5 क्वेश्चन आएंगे बड़े क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का डेफिनेटली, और वो कब समझ में आएंगे, जब आपको गाउस का नियम समझ में आएगा। और गाउस से के नियम से संबंधित हमने महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं, वो भी आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि उन महत्वपूर्ण तथ्यों से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके, तो महत्वपूर्ण तथ्यों पे विशेष ध्यान दें। अंडरस्टैंड। और आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।